नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube के मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी को 240 और इंडिया अलायंस को 235 सीट मिल चुके हैं, जिसमें बहुमत में बीजेपी या कांग्रेस दूर दूर तक ही बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, जिसमें से बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 275 सीट होनी चाहिए, चाहे बीजेपी के पास चाहे कांग्रेस के पास। ठीक है, इन दोनों में से किसी के पास 275 बहुमत अभी नहीं है। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले एनडीए या इंडिया अलायंस से गठबंधन करना है, जो ऑलरेडी गठबंधन कर चुके हैं। इसमें से मिला के 200 एनडीए के गठबंधन से मिलाकर 295 और इंडिया अलायंस की 235 सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, अब ये देखना यह है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार बनने पर अब बीजेपी की सरकार या मोदी की सरकार नहीं कहलाएगी, अब एनडीए की सरकार कहलाई जाएगी। जो छोटे छोटे पार्टियां मिलके एक एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, ये पार्टी इसमें कई छोटे छोटे पार्टी जैसे जेडीयू हो गया, टीडीपी हो गया, और शरद पवार की पार्टी हो गई, शिवसेना पार्टी हो गई, और अजीत पवार की पार्टी हो गई। इस पार्टी ने मिलजुल के जो बहुमत प्राप्त किया है वो बहुमत 295 क्रॉस है। इसमें से अभी इंडिया अलायंस की पार्टी कहलाई जाएगी, न कि अब मोदी की पार्टी। ठीक है, तो इंडिया में कौन कौन से पार्टियां शामिल हैं, जैसे छोटी छोटी पार्टियां मैंने बता दी, टीडीपी है, जेडीयू है, और शरद पवार की पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी है, और एकनाथ शिंदे की पार्टी है। इस एक पार्टी जुल मिलके एक सरकार बनाने वाले हैं। ठीक है, जैसे एनडीए अलायंस की सरकार में आते ही अब संसद में दो पक्ष बैठेंगे, एक विपक्ष एक पक्ष में। जो सरकार के दूसरे रूप में बैठती है वो विपक्ष कहलाती है। जो सरकार जो रूलिंग पार्टी होती है उसके विपक्ष में बैठती है, जो सवाल जवाब पूछती है। कि जैसे पिछले सरकार में क्या हुआ दोस्तों कि विपक्ष को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके पास इतनी बहुमत नहीं थी कि वो सवाल जवाब कर सकें, उनकी बातों को मान सकें। जैसे अब विपक्ष में जो बैठेगी दोस्तों, उसकी बातों को सुना जाएगा, उनकी बातों को माना जाएगा, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत सरकार के पास नहीं है। 275 सीटें बीजेपी के पास नहीं है। ये जो 295 सीटें हैं दोस्तों, ये इंडिया अलायंस की सीटें हैं या एनडीए की सीटें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब संसद में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा बिना बताए, किसी को माइक बंद नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जो सरकार बनी है इंडिया अलायंस की या एनडीए की बनी है, एनडीए की जो सरकार बनेगी, इस प्रकार से सरकार चलाई जाएगी, जिसमें से जेडीयू टीडीपी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं इस सरकार को बनाने के लिए, जो एनडीए के हिस्सा है। ठीक है, इनकी मांगे क्या क्या हैं, इन क्या क्या डिमांड कर रहे हैं अपने समर्थन देने के लिए। हमें कुछ भी जैसे स्पेशल स्टेट के लिए अब नायडू साहब भी अब मांग कर रहे हैं कि हमें स्पेशल हैदराबाद को स्पेशल स्टेट दर्जा दिया जाए। ठीक है, बिहार को भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए। तो ये चीज़ें मांगे हैं उनकी, इस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि हम समर्थन में इस प्रकार से, और 5-6 मंत्रालय मांगे, जैसे कृषि मंत्रालय हो गया, और वाणिज्य मंत्रालय हो गया, और वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया। इस प्रकार से इन गृह मंत्रालयों को डिमांड कर रहे हैं। और शरद पवार की पार्टी रेल मंत्रालय की डिमांड कर रही है, और जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी रेल मंत्रालय या किसी मतलब कि मंत्री पद के लिए मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पार्टी मिलजुल के गठबंधन की पार्टी बनेगी दोस्तों, जिसमें से अब सरकार को काबू करने के लिए किसी के साथ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स रेट मानने से पहले अब विपक्ष या पक्ष इसे सुचारू रूप से चलाना चाहिए, सुचारू रूप से अब चलेगा। ठीक है, तो कम से कम अब सत्ता में काबिज होने के लिए न बीजेपी के पास 275 सीटें हैं, न ही कांग्रेस के पास। तो बीजेपी के पास जो 295 सीटें हैं दोस्तों, वह एक एनडीए के अलायंस की वजह से है, न कि बीजेपी की वजह से। बीजेपी में 240 सीटें कुल हासिल की है, जिसमें से 240 सीटें बीजेपी की हैं और जो 50 सीटें हैं एनडीए के हैं। ये मिला के सरकार बना रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे कि बीजेपी पहले भाषण में सुनाते थे, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। जब दोस्तों
प्रधानमंत्री दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में एक भाषण करते हैं, तो उस भाषण में पहले क्या बोलते हैं, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। उसके बाद क्या बोलते हैं दोस्तों, जय जगन्नाथ। इससे पहले क्या बोलते थे, जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि अब वो जय जगन्नाथ क्यों बोल रहे हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि आज जो यूपी उत्तर प्रदेश में जो सीटें हारी है बीजेपी, सबसे खतरनाक तरीके से यूपी में हारने की वजह यूपी है, इसलिए वो सीट अपने तरीके से नहीं ला पाई। जैसे फिरोजाबाद की जो सीट है दोस्तों, वह अयोध्या में जो वो भी हार चुकी है, इसलिए वो राम मंदिर को राजनीतिक तरीके से यूज करती आ रही मोदी सरकार। जैसे कि पहले के भाषणों में जय जगन्नाथ नहीं लगाते थे, जय श्री राम लगाते थे। जैसे कि फैज़ाबाद की सीट हारने के बाद अब उनकी भाषा चेंज हो गई है दोस्तों। उनकी जो 240 से 275 सीट न प्राप्त कर पाने को उनके चेहरे की चमक, उनका जो ठंडा हो चुका दोस्तों, एकदम ठंडा पड़ गया। जो उनके चेहरे में चमक थी, वो चमक भी गायब हो गई दोस्तों। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये फोटो में स्क्रीनशॉट लगा, इस तरह की चमक अब मोदी सरकार के फेस पे नहीं रही है। तो चमक उड़ गई दोस्तों कि ये सरकार ना बनने के चक्कर में 275 सीट या 280, 200, 300, 400 पार ना करने की वजह से उनके चेहरे की चमक भी चली गई है और बोलने का अंदाज भी बहुत कंट्रोल आया दोस्तों। जैसे पहले मटन, मुर्गी, मटन, मंगलसूत्र, भैंस की बातें करते थे कि कांग्रेस ये छीन ली, कांग्रेस वो छीन लेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जिस तरीके से भाषाबाजी का प्रयोग हो रहा था पहले, अब वो भाषाबाजी का प्रयोग भी कंट्रोल में आ चुका है। माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो दोस्तों मोदी जी ने जो मुख्यालय में जाते ही भाषण दिया, उसमें जय श्री राम का नारा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो फैजाबाद की सीटें में बीजेपी ने हार गई है और समाजवादी पार्टी वहाँ से समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत गई है, ठीक है। अब जय जगन्नाथ का नारा इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों कि उड़ीसा में बम्पर जीत होने की वजह से बीजेपी की सरकार उड़ीसा में बन गई है और वहाँ से भी उनको बम्पर सीटें मिली हैं उड़ीसा से, इसलिए वहाँ से जय जगन्नाथ जी का नारा लगा। किस तरीके से मंदिर मस्जिद को राजनीतिक तरीके से यूज करते आ रहे हैं सरकार, मोदी सरकार यूज करते थे, वह सब बंद हो चुका है दोस्तों। क्योंकि अब मोदी सरकार की गारंटी नहीं लगेगी, न मोदी सरकार की 56 के साथ सीना लगेगी, ना ही मोदी सरकार की कोई भी गारंटी चलेगा। अब एनडीए या एनडीए जेडीयू और टीडीपी की गारंटी चलेगी। क्यों, टीडीपी और जो जेएनयू है, जेडीयू है, वो इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब डिमांड सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके की उनकी भूमिका है। 18 और 16 की सीटें जो मिल रही हैं उनको, जब जाके उनकी 275 या 280 के पार जा रही है सीटें। इसलिए दोस्तों उनकी बातें को मानना बहुत ही ज़रूरी है मोदी सरकार के लिए, बहुत ही मतलब कि अब वो जो कुर्सी पर बैठेंगे दोस्तों की वो कुर्सी, अब 4 कुर्सी में 4 पहिए होते हैं दोस्तों की, 4 पिलर होते हैं। एक पिलर जेडीयू के पास रहेगा, एक दूसरा पिलर टीडीपी के पास। जो दूसरे प्लेयर बचेंगे वो जाएंगे पासवान, अजीत पवार और शिवसेना के पार्टी में। इस तरीके गठबंधन की सरकार इस बार बन रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार किसी के पास नहीं है, ना पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस चुनाव में किस तरीके से अगर रिजल्ट, एक अलग ही रिजल्ट देखने को मिला है। जो न तो कांग्रेस के पास उतनी बहुमत है कि एक अपने दम पे सरकार बना सके, ना बीजेपी के पास इतनी बहुमत कि अपने दम पे सरकार बना सके। तो ये एक बहुत ही विपक्ष के लिए और पक्ष के लिए बहुत ही, विपक्ष के तो अच्छा ही है कि उनकी बातों को पहले नज़रअंदाज कर दिया जाता था, उनकी बातें माइक बंद कर दी जाती थी संसद में, उनके मतलब कि सवाल पूछने पर सवाल को तवज्जो नहीं दिया जाता दोस्तों। कि अब इस सरकार में, इस संसदीय सरकार बनने के बाद, शपथ लेने के बाद जो बैठेगी दोस्तों संसद में, तो वो उनकी बातों को सुना जाएगा गहरी और उनकी बातों से माना जाएगा।
तो इस प्रकार के सरकार का निर्माण कर रहे हैं गठबंधन की सरकार। तो इस तरीके से आप प्रचंड जीत आप नहीं कह सकते। 400 पार न लाने के चक्कर मोदी जी की बहुत ही जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो भी कम हो गई है। आपने देखा बनारस में 1 लाख वोटों से जीते हैं। ये 1 लाख वोट उनके लिए बहुत ही कम मायने रखती है, बहुत ही कम, बहुत ही कम। और सबसे बड़ा चोट उनको लगा है अयोध्या की सीट हारना। फैज़ाबाद की जो सीट अयोध्या में आती है उसको भी हार गए उन लोगों ने। मतलब कि मंदिर मस्जिद में कुछ काम नहीं आया, जो जनता ने तय किया वही आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सरकार मोदी सरकार चलाने वाले हैं। ना उनको कभी गठबंधन सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, ना ही वो किसी की बात मानते थे। 10 साल हो गए राज करते हुए, ना किसी विपक्ष की बात मानते थे, ना ही किसी अपने पार्टी के पक्ष की बात मानते थे। जो आया मतलब वही है, जो कह दिया मतलब वही है। तो इस तरीके के ना ही उनकी आप देखना यह है कि सरकार किस तरीके का चलती है, कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है, ये देखने के बाद हम बनने के बाद ही हम इसको पर चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब